बहुत पुराने जमाने की बात है। देश जारस्तान पर एक बार एक अनोखी सरकार कायम हुई थी। उस देश में 7 राजा शासन करते थे। सातों राजा एक एक दिन का शासन करते थे। यानी एक दिन एक राजा का शासन होता तो दूसरे दिन दूसरे राजा का, इसी तरह तीसरे दिन तीसरे राजा का। इस तरह पहले राजा की बारी 7वें रोज आती। सातों राजा असल में आपस में सगे भाई थे। उनके बाप ने ही उन सब की अच्छी दिली, दयालुता और उनका आपस में प्यार देखकर फैसला किया था कि उन सबको एक ही राजा बना दिया जाए और वो सब इस देश पर एक एक दिन का राज करें और प्रजा की सेवा और उनके हक में बेहतर से बेहतर फैसले करें। और वास्तव में उन सातों राजाओं का शासन अपनी मिसाल आप था। वो जिस अच्छी दिली से शासन कर रहे थे उससे उनकी प्रजा बेहद खुश थी और उन दिनों देश में शांति ही शांति और सुकून ही सुकून था। उन सातों राजाओं के फैसले ऐसे हुआ करते थे कि जिस रोज एक राजा का कोई फैसला जारी करता तो दूसरे रोज दूसरा राजा उसके फैसले को रद्द नहीं करता था और ना ही दूसरा राजा पहले से जारी किए गए फैसलों पर अपना कोई फैसला लागू कर सकता था। उन राजाओं में से 6 राजाओं के यहां 6 बेटे पैदा हुए, जबकि 7वां राजा जो सबसे छोटा था उसके यहां रानी ने एक निहायत खूबसूरत और चांद सी बेटी को जन्म दिया। बच्चों के जन्म से सातों राजा बेहद खुश थे। उस रोज पूरे देश में जश्न मनाया गया। सबसे छोटा राजा शाहजेब बेटी के जन्म से भी बेहद खुश था, मगर उसकी रानी को बेटी की पैदाइश पर काफी दुख हुआ था। वो हर वक्त उदास उदास और परेशान सी रहने लगी। राजा शाहजेब और दूसरी रानियों ने कई बार उसकी परेशानी और उदासी का उससे कारण पूछा, मगर वो उन्हें हंसकर टाल देती। असल में रानी को इस बात की परेशानी थी कि बाकी 6 रानियों के यहां युवराज पैदा हुए हैं और उसके यहां बेटी ने जन्म लिया है। भविष्य में जब कभी इस देश में राज कायम होगा तो दूसरी रानियों के बेटे यकीनन वहां के राजा बन जाएंगे और उसकी बेटी राज से हमेशा के लिए वंचित रह जाएगी। यही गम उस रानी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो दिन रात रो रो कर भगवान से प्रार्थनाएं मांगती थी कि ईश्वर उसे भी एक बेटे से नवाज दे ताकि दूसरी रानियों के बेटों के साथ उसका बेटा भी उस देश के राज सिंहासन का वारिस हो सके। मगर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। 6 बेटों और 7वीं बेटी के बाद ईश्वर ने उन सातों राजाओं को और संतान से वंचित ही रखा था और यूं उस महल में 6 राजकुमार और एक राजकुमारी निहायत नाजों से परवरिश पाने लगे। 7 दिनों के 7 राजाओं के दरबार में एक ही प्रधानमंत्री था जिसका नाम जुलास था। प्रधानमंत्री जुलास उन 7 राजाओं के राज से सख्त नाखुश रहता था। असल में सातों राजा अपने अपने आदेशों का बोझ उस पर लाद देते थे, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर प्रधानमंत्री जुलास उन सब से बेहद नाराज था। वो अक्सर सोचता था कि किसी तरह ये सातों राजा मर जाएं और इन सब की जगह वो अकेला ही देश जारस्तान का राजा बन जाए। मगर एक राजा होता तो उसे मारकर उसके राज सिंहासन पर कब्जा किया जा सकता था, लेकिन 7 राजाओं को मारना और सिंहासन पर कब्जा जमाना वास्तव में एक मुश्किल काम था। और 6 राजकुमारों की पैदाइश का सुनकर तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो सोचता था कि जिस तरह 7वें राजा शाहजेब के यहां लड़की पैदा हुई थी, इसी तरह बाकी राजाओं की संतान भी अगर लड़कियां होती तो शायद भविष्य में उसे उस देश का राजा बनने का मौका मिल जाता। यही वजह थी कि वो दिन में दरबार में तो हर वक्त खुश रहता और सारे राजाओं की हाँ में हाँ मिलाते हुए उनके हर आदेश की पालना करता, मगर घर वापस आकर वो सख्त गुस्से में रहता और हर वक्त उन राजाओं को बुरा भला कहता रहता था। ईश्वर ने उसे भी एक खूबसूरत बेटा दिया हुआ था जिसका नाम उसने राजकुमारों जैसा रखा था, यानी शेर दिल, और वो अपने बेटे को हमेशा राजकुमार शेर दिल ही कहकर पुकारता था। प्रधानमंत्री जुलास कभी कभी अपने बेटे को भी देखकर दिल ही दिल में तड़पता रहता था कि काश जिस देश का वो राजा नहीं बन सका उसका बेटा ही
भविष्य में उस देश का राजा बन जाए, मगर 6 युवराज होने की वजह से ये सब किस तरह से संभव था। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि 7 राजा बूढ़े और उनकी संतानें जवान हो गई। प्रधानमंत्री का बेटा शेर दिल भी जवान होकर बेहद बहादुर, खूबसूरत और निहायत अच्छे स्वभाव का हो गया था। प्रधानमंत्री ने उसे राजाओं के बेटों की तरह हर तरह की धार्मिक और सांसारिक शिक्षा के साथ साथ युद्ध कला से भी परिचित कराने में कोई कमी ना छोड़ी थी। वो अपने बाप की तरह ईर्ष्यालु और बुरी सोचों वाला नौजवान नहीं था, बल्कि बेहद बुद्धिमान, शरीफ और निहायत अच्छा नौजवान था। एक रोज एक राजा के दरबार में एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई और उसने रो रो कर दुहाई देना शुरू कर दी। उसे इस बुरी तरह से रोते और दुहाई देते देखकर राजा और दरबारी हैरान रह गए। क्या बात है बड़ी अम्मा, 7 राजाओं के शांतिपूर्ण और खुशहाल देश में आपके साथ किसने ज्यादती और जुल्म किया है, जो आप इस बुरी तरह से रो रो कर दुहाई दे रही है? हमें बताइए, किसने आपको सताया है? उस रोज के राजा असफंदयार ने हैरानी से उस बूढ़ी औरत को देखते हुए निहायत नरम लहजे में पूछा, जिसने निहायत फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वो शक्ल सूरत से कोई बेसहारा ही मालूम होती थी। बूढ़ी औरत ने कहा, राजन, निस्संदेह आपकी रियासत में हर तरफ शांति है, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता। 7 राजाओं के देश में हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली है। मैं एक बूढ़ी बेसहारा हूं और दूसरे देश से अपनी बेटी के साथ यहाँ आई थी। मैंने काफी समय से नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बना रखी है, जहां मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूं। राजन, आज सुबह मैं और मेरी बेटी नदी के किनारे कपड़े धो रही थी कि अचानक नदी में से एक हरे रंग का सींगों वाला राक्षस निकला और उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया। मैं और मेरी बेटी बहुत चीखी चिल्लाई, मगर राक्षस मेरी बेटी को उठाकर नदी में ले गया। वो मेरी इकलौती बेटी थी। राजन, मेरी इकलौती बेटी है। भगवान के लिए उस राक्षस से मेरी बेटी की जान बचा लीजिए, नहीं तो वो मेरी बेटी को जान से मार देगा। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। रोने की वजह से उसकी आवाज अब भराई हुई थी। क्या कहा? नदी का एक हरा राक्षस तुम्हारी बेटी को ले गया है। प्रधानमंत्री, ये बूढ़ी औरत क्या कह रही है? हमारी रियासत की नदी में राक्षस कहां से आ गया? और इस राक्षस में इतनी हिम्मत कि वो हमारी रियासत की बूढ़ी औरत की बेटी को उठाकर ले गया है। पता लगाओ वो अभागा राक्षस कौन है, कहां से आया है और बूढ़ी औरत की बेटी को कहां ले गया है। राजा असफंदयार ने तेज लहजे में कहा। प्रधानमंत्री ने बेहद विनम्र लहजे में कहा, राजन, मुझे उस राक्षस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बहरहाल मैं अभी नदी के किनारे जाता हूं और उसके बारे में पता लगाता हूं। और वो राजा से अनुमति लेकर उसी वक्त कुछ सिपाहियों को साथ लेकर नदी की तरफ रवाना हो गया। नदी के किनारे और नदी में कुछ गोताखोर भेजकर उसने पूरी नदी छान मारी, मगर ना ही उसे बूढ़ी औरत की लड़की का पता चला और ना ही उसे कोई हरा राक्षस मिला। तो उसने आकर अपनी नाकामी की खबर राजा को दे दी। बूढ़ी औरत रोज राजाओं के पास फरियाद लेकर आती और प्रधानमंत्री रोजाना ही नदी पर लड़की और हरे राक्षस की तलाश में निकल जाता, और जब नाकाम होकर लौटता तो राजा उस पर गुस्सा होते और उसे बुरी तरह से डांटते डपटते, और प्रधानमंत्री उनकी डांट सुनकर गुस्सा पीकर रह जाता। काश किसी तरह हरा राक्षस मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपने साथ मिला लूंगा और उससे कहूंगा कि वो इन 7 राजाओं का अंत कर दे और इनकी जगह मुझे इस रियासत का राजा बना दे। अगर वो राक्षस आदमखोर हुआ तो मैं उसे हर रोज खुद इंसानों का मांस खिलाया करूंगा और उनका खून पिलाया करूंगा। एक रोज प्रधानमंत्री ने गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए कहा। वो उस वक्त नदी के किनारे पर खड़ा था और कुछ गोताखोर लड़की और हरे राक्षस की तलाश में नदी में उतरे हुए थे। एक तरफ से भारी और कर्कश आवाज सुनाई दी, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं तुम्हारे देश के 7 राजाओं का अंत कर दूं और इस देश का राजा तुम्हें बना दूं तो क्या वास्तव में तुम हर रोज मुझे किसी नौजवान लड़की का खून पिलाया करोगे? ये आवाज प्रधानमंत्री जुलास ने सुनी तो वो फौरन तेजी से पलटा
और दूसरे ही पल अपने करीब एक हरे रंग के खौफनाक शक्ल वाले राक्षस को देखकर उसका खून ठंडा हो गया। हरा राक्षस बेहद भारी भरकम था। उसका सर गंजा था, जहां 2 नुकीले सींग भी थे और कानों में बड़े बड़े बाले झूल रहे थे। उसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। उस राक्षस ने लाल रंग का एक लंगोट बांध रखा था। उस राक्षस को देखकर प्रधानमंत्री जुलास की घिग्गी बंध गई और वो उसे अपने सामने देखकर बुरी तरह से कांपने लगा। उसने कांपते हुए लहजे में हरे राक्षस से पूछा, तो तुम हरा राक्षस हो? उसने कहा, हां, मैं हरा राक्षस हूं। मेरा नाम शैताल राक्षस है। उस राक्षस ने गौर से प्रधानमंत्री जुलास की तरफ देखते हुए कहा, तुम इस देश के प्रधानमंत्री हो ना? और प्रधानमंत्री से जब खुद बोला ना गया तो उसने बड़ी मुश्किल से अपना सर सहमति में हिला दिया। राक्षस ने कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। प्रधानमंत्री जुलास, अगर तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम हर रोज मुझे खूबसूरत और नौजवान लड़की का खून पिलाओगे, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं 7 राजाओं को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें इस देश का राजा भी बना सकता हूं। शैताल राक्षस ने प्रधानमंत्री की तरफ गौर से देखते हुए कहा और उसकी बात सुनकर प्रधानमंत्री जुलास बुरी तरह से चौंक पड़ा। उसकी आंखों में यकाएक बेपनाह चमक सी आ गई थी। प्रधानमंत्री ने उसकी तरफ विश्वास न होने वाली नजरों से देखते हुए कहा, क्या वास्तव में तुम ऐसा कर सकते हो? हरे राक्षस ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं एक ताकतवर राक्षस हूं और मेरे पास जादू की शक्तियां भी है। और शैताल राक्षस, अगर तुम मुझे इस देश का राजा बना दो तो मैं तुम्हें एक नहीं रोजाना 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाऊंगा, मगर तुम इस वक्त यहां से चले जाओ। मेरे 7 सिपाही यहां आए हुए हैं। वो तुम्हारी तलाश में नदी में उतरे हुए हैं। कहीं वो तुम्हें मेरे साथ ना देख ले। मैं बाद में यहां आऊंगा और तुमसे अकेले में बात करूंगा। प्रधानमंत्री ने इधर उधर देखते हुए कहा। शैताल राक्षस ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें सिपाहियों से डरने की क्या जरूरत है? अगर कहो तो मैं इन सब की लाशें नदी में ही बहा देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारी तलाश में नाकामी ही मिलनी चाहिए। तुम इस वक्त जाओ, मैंने कहा ना कि मैं बाद में आऊंगा। प्रधानमंत्री जुलास ने जल्दी जल्दी से कहा। हरे राक्षस ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तुम यहां आओ तो 3 बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकारना। मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। शैताल राक्षस ने कहा और प्रधानमंत्री जुलास ने जल्दी से सर हिला दिया और उसी वक्त शैताल राक्षस वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही प्रधानमंत्री के शरीर में जैसे खुशी की लहरें दौड़ती चली गई। हरे राक्षस की दोस्ती पाकर उसे अपना बरसों पुराना सपना सच में बदलता हुआ मालूम हो रहा था और वो सोच ही सोच में खुद को देश जारस्तान का राजा बनते देख रहा था। गोताखोर नाकाम होकर नदी से बाहर आ गए थे और प्रधानमंत्री उन्हें लेकर वापस आ गया। प्रधानमंत्री जुलास ने राजा के दरबार में आकर उसे शाही सलाम करते हुए निहायत विनम्र लहजे में कहा, राजम, मुझे तो वो औरत झूठी मालूम होती है। पिछले 4-5 रोज से मैं लगातार सिपाहियों को लेकर नदी पर जा रहा हूं, मगर अभी तक ना ही मुझे वहां कोई लड़की मिली है और ना ही किसी राक्षस के निशान मिले हैं। अगर वहां कोई राक्षस होता तो कम से कम हमें उसका कोई निशान तो मिलता। उस वक्त फरियादी बूढ़ी औरत भी वहीं मौजूद थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा, राजन, मैं झूठी नहीं हूं। हरे रंग के राक्षस को मैंने अपनी आंखों से नदी में से निकलते देखा था। उसने लाल रंग का लंगोट पहन रखा था और उसके सर पर सींग और कानों में बड़े बड़े बाले भी थे। वो बेहद खौफनाक शक्ल वाला राक्षस था। राजन, नदी से बाहर आते ही उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया था और उसे लेकर दोबारा नदी में कूद गया था। बूढ़ी औरत ने चीखते हुए कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें उस राक्षस का कोई निशान क्यों नहीं मिला? गोताखोर सिपाहियों ने पूरी नदी छान मारी है, मगर ना ही नदी में किसी की लाश मिली और ना ही कोई राक्षस। राजन, मुझे तो लगता है कि बूढ़ी औरत ने खुद ही अपनी बेटी को किसी जगह छुपा दिया है और एक झूठी कहानी बनाकर यहां आई है
ताकि आपसे अपनी बेटी के बदले में धन प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री ने चालाकी से भरपूर लहजे में कहा। उस रोज का राजा शाहजोर था, जो अपने भाइयों में 5वें नंबर पर था। प्रधानमंत्री की बात सुनकर बूढ़ी औरत बुरी तरह से शोर मचाने लगी। राजा उसकी तरफ गौर से देख रहा था। नहीं प्रधानमंत्री, हमें इस औरत की बात झूठी मालूम नहीं होती। तुम अपनी तलाश जारी रखो। हो सकता है कभी ना कभी इसकी बेटी या हरे राक्षस के बारे में पता मिल ही जाए। और बूढ़ी अम्मा इस वक्त तक के हालात वास्तव में इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपकी कही हुई बात सही नहीं है। मगर इसके बावजूद जब तक असल सच्चाई का पता नहीं चल जाता, आप हमारी शाही मेहमान हैं। हमारी तरफ से आपको कभी कोई तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। राजा शाहजोर ने पहले प्रधानमंत्री और फिर बूढ़ी औरत से कहा, और बूढ़ी औरत खामोश हो गई, जबकि प्रधानमंत्री दिल ही दिल में हंसने लगा कि अब इस राजा और इसके दूसरे 6 राजाओं के दिन थोड़े रह गए हैं। वो शैताल राक्षस के साथ मिलकर इन सब का अंत कर देगा, और फिर दुनिया की कोई ताकत उसे इस देश का राजा बनने से नहीं रोक सकती थी। प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, मैं नदी पर हरे राक्षस और इस बूढ़ी औरत की लड़की को तलाश करते करते थक गया हूं, जिसकी वजह से मैं अपनी तबीयत में भी बेहद थकान महसूस कर रहा हूं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आराम करने के लिए अपने घर चला जाऊं। आज का दरबार उप प्रधानमंत्री संभाल लेगा। प्रधानमंत्री जुलास ने राजा से कहा। असल में वो जल्द से जल्द दोबारा नदी पर जाना चाहता था, ताकि वो शैताल राक्षस से मिलकर जल्द से जल्द इन राजाओं का अंत कर सके और उनकी जगह खुद राजा बन जाए। इसलिए वो राजा से अपनी तबीयत की खराबी का बहाना कर रहा था। राजा ने उसकी बात मान ली और राजा को शाही सलाम करता हुआ दरबार से निकलता चला गया। प्रधानमंत्री जुलास के बेटे शेर दिल ने जब अपने बाप को दरबार से निकल कर घर जाने के बजाय किसी और तरफ जाते देखा तो वो हैरान हुए बगैर ना रह सका। वो उस वक्त दरबार में ही मौजूद था, जब प्रधानमंत्री तबीयत की खराबी का कहकर राजा से घर जाने की अनुमति मांग रहा था। फिर जब प्रधानमंत्री घर जाने के लिए निकला तो शेर दिल भी उसके पीछे हो लिया कि अपने बाप से कहें कि अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब है तो वो पहले शाही चिकित्सक से क्यों नहीं मिल लेता। मगर दरबार से निकलकर उसने अपने बाप को किसी और तरफ जाते देखा तो हैरान रह गया। प्रधानमंत्री एक घोड़े पर सवार था और उसे लिए हुए निहायत तेजी से एक तरफ जा रहा था। उसके साथ कोई भी नहीं था। शेर दिल ने भी अपना घोड़ा लिया और अपने बाप के पीछे हो लिया, और जब उसने अपने बाप को नदी की तरफ जाते देखा तो उसकी हैरत में और भी इजाफा हो गया। उसने हैरत से खुद से बात करते हुए कहा, ये अब्बा जान दोबारा नदी की तरफ क्या लेने जा रहे हैं? अभी तो ये नदी से वापस लौटे थे। ना जाने क्यों उसे अपने बाप के नदी की तरफ जाने से शक सा हो गया। वो खामोशी से अपने बाप का पीछा करने लगा। नदी पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही नदी के किनारे की तरफ जाने लगा, और ऊंची नीची चट्टानों की वजह से उसने अभी अपने बेटे को नहीं देखा था। शेर दिल ने भी अपना घोड़ा वहीं छोड़ दिया और अपने बाप के पीछे चला गया। प्रधानमंत्री नदी के करीब जाकर रुक गया था। शेर दिल किसी सोच के तहत एक झाड़ी में आकर छुप गया और गौर से अपने बाप की तरफ देखने लगा, जिसकी हरकतें और गतिविधियां बेहद अजीब थी। प्रधानमंत्री ने नदी की तरफ देखते हुए 3 बार शैताल राक्षस का नाम लेकर पुकारा। शैताल राक्षस, कहां हो तुम? मैं आ गया हूं, मेरे सामने आओ जल्दी। और शैताल राक्षस का नाम सुनकर उसके बेटे शेर दिल की पेशानी पर शिकन सी फैल गई, और फिर अचानक उसने अपने बाप के पास एक अत्यंत भारी भरकम और ताकतवर हरे रंग के राक्षस को प्रकट होते देखा तो शेर दिल आंखें फाड़ कर रह गया। राक्षस बेहद खौफनाक था। उसके सर पर सींग और कानों में बड़े बड़े बाले थे। और ये तो वही राक्षस है जिसने शायद बूढ़ी औरत की बेटी को उठाया था। मगर अब्बा जान इस राक्षस को कैसे जानते हैं, और उन्होंने जिस तरह इस राक्षस का नाम लेकर पुकारा है
उससे तो लगता है जैसे ये राक्षस उनका दोस्त हो। मगर ये कैसे संभव है? शेर दिल खुद से बात करने के अंदाज में बुड़बुड़ाया। उस राक्षस ने प्रधानमंत्री से कहा, तुम आ गए प्रधानमंत्री, अब तो तुम्हारे साथ कोई नहीं है। बताओ क्या सोचा है मेरे बारे में? प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है शैताल राक्षस। बस तुम जल्दी से जाकर इन 7 राजाओं का अंत कर दो और मुझे इस देश का राजा बना दो। इसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूं कि हर रोज मैं तुम्हें 10 खूबसूरत लड़कियों का खून पिलाया करूंगा और हमेशा के लिए तुम्हें अपने महल में रख लूंगा। प्रधानमंत्री ने राक्षस से कहा, और अपने बाप की ये बात सुनकर शेर दिल दंग रह गया। राक्षस ने कहा, बहुत खूब प्रधानमंत्री जुलास, मुझे तुम्हारा फैसला सुनकर बेहद खुशी हुई है। आज से ठीक 7वें रोज मैं तुम्हारे 7 राजाओं को मार डालूंगा और अपनी जादू की शक्ति से तुम्हें इस देश का अकेला राजा बना दूंगा। ये लो, ये अंगूठी रख लो। ये जादू की अंगूठी है। इस अंगूठी से तुम जिस चीज को मांगोगे वो चीज एक पल में तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब सुनो, गौर से सुनो कि इन 7 दिनों में तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले तुम किसी रोज अपने 7 राजाओं से बारी बारी मिलकर उनकी आंखों के सामने इस अंगूठी को दिखा देना। जादू की इस अंगूठी की वजह से उन राजाओं के दिमाग उलट जाएंगे। वो सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और दरबार में एक दूसरे के फैसलों की विरोध करना शुरू कर देंगे। इस तरह देश में हर तरफ बुराई और उन राजाओं के खिलाफ प्रजा में गुस्सा फैल जाएगा। यहां तक के 7 राजा अपनी जनता को भी तंग करना शुरू कर देंगे। फिर तुम उन राजाओं के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर देना और मैं उन 7 राजाओं को आकर मार डालूंगा। तुम उसी वक्त राज सिंहासन पर कब्जा कर लेना। 7 रानियों और राजकुमारों को कैद कर देना। उनके अलावा जो भी तुम्हारे खिलाफ सर उठाने की कोशिश करेगा उससे मैं खुद निपट लूंगा। और प्रधानमंत्री, तुम्हारे सबसे छोटे राजा शाहजेब की बेटी, जिसका नाम राजकुमारी सुरैया है, वो मुझे बेहद पसंद है। असल में मैं राक्षसलोक से उसी राजकुमारी के लिए यहां आया हूं। मैं एक आम इंसान का रूप भरकर तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम उस राजकुमारी की शादी मुझसे कर दोगे। मैं उस राजकुमारी को लेकर वापस राक्षसलोक चला जाऊंगा। फिर तुम चैन से इस देश पर शासन करते रहना। राजकुमारी सुरैया के लिए मैं तुम्हें फलों की एक थाली देता हूं। तुम किसी तरह इस थाली का कोई फल राजकुमारी को खिला देना। राजकुमारी सुरैया मुझे देखकर कभी नापसंद नहीं करेगी और खुद ही मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। शैताल राक्षस कहता चला गया और फिर उसने प्रधानमंत्री को एक अंगूठी और एक कांसे के रंग की निहायत खूबसूरत थाली दी, जिसमें 4-5 किस्म के फल मौजूद थे। ये थाली हरे शैताल राक्षस ने हवा में हाथ मारकर प्राप्त की थी। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर शेर दिल दंग रह गया था। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसका बाप एक प्रधानमंत्री होते हुए अपने राजाओं के खिलाफ एक राक्षस के साथ मिलकर जारस्तान का सिंहासन प्राप्त करने के लिए इस कदर घिनौनी साजिश कर सकता है। शेर दिल क्योंकि अच्छा नौजवान था और उसने राजकुमारों और राजकुमारी सुरैया के साथ शिक्षा प्राप्त की थी और उनके साथ ही जवान हुआ था, इसलिए वो उन्हें बेहद पसंद करता था। और फिर 7 राजा भी बेहद अच्छे और दयालु थे, जिनसे सारी प्रजा प्रेम करती थी। इसलिए शेर दिल परेशान हो रहा था कि उसका बाप इन सबको मारकर सिंहासन पर क्यों कब्जा करना चाहता है। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आया था जब राक्षस ने कहा था कि वो असल में राजकुमारी सुरैया को प्राप्त करने के लिए यहां आया है और वो उसे लेकर अपने साथ वापस राक्षसलोक चला जाएगा। राजकुमारी सुरैया निहायत अच्छी और अत्यंत खूबसूरत राजकुमारी थी और शेर दिल उसे दिल की गहराइयों से चाहता था। फिर वो ये कैसे सहन कर सकता था कि उसकी राजकुमारी को कोई बदसूरत और क्रूर राक्षस उठाकर ले जाए। उसने ये सोचते हुए गुस्से से अपनी मयान से तलवार निकाल ली कि वो अभी उस खौफनाक राक्षस का अंत कर देगा। मगर वो सोच में इस कदर खोया हुआ था
कि जब वो सोच से निकला तो हरा राक्षस वहां से गायब हो चुका था और उसका बाप खुशी खुशी वापस आ रहा था। शेर दिल अचानक झाड़ियों से तलवार लेकर उसके सामने आया तो प्रधानमंत्री बुरी तरह से उछल पड़ा। तुम राजकुमार शेर दिल, तुम यहां। उसने अपने बेटे को देखकर अत्यंत हैरत भरे और परेशान लहजे में कहा। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। शेर दिल ने कहा, हां अब्बाजान, और मैंने आपकी और इस शैतान राक्षस की सारी बातें सुन ली है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप जैसा शरीफ इंसान एक खूनी राक्षस के साथ मिलकर अपने अच्छे दिल वाले राजाओं के खिलाफ ऐसी गंदी और घिनौनी साजिश भी कर सकता है। कहाँ है वो राक्षस? मैं उसको अभी और इसी वक्त मार डालूंगा और आपको भी सातों राजाओं के पास ले जाऊंगा। मैं उन्हें आपके बारे में सब कुछ बता दूंगा अब्बाजान, और आपको इस साजिश में कभी सफल नहीं होने दूंगा। शेर दिल ने अपने बाप की तरफ देखते हुए निहायत गुस्से भरे लहजे में कहा, और ये जानकर कि उसके बेटे ने उसकी और शैतान राक्षस की सारी बातें सुन ली है, प्रधानमंत्री का रंग पीला पड़ गया। उसने कहा, ओ बेटा, ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। मैं इस देश का राजा बनूंगा। फिर कुछ समय बाद मैं तुम्हें सिंहासन सौंप दूंगा। फिर सिर्फ हम ही ऐश करेंगे। उसने जल्दी से कहा। शेर दिल ने कहा, मुझे आपके ऐश आराम की कोई जरूरत नहीं अब्बाजान, और आप उन अच्छे दिल वाले राजाओं को मारना चाहते हैं और उस मासूम राजकुमारी को जो आपको निहायत सम्मान से बुलाती है, उसे आप एक क्रूर और बदसूरत राक्षस के हवाले कर देना चाहते हैं। और आपने इस राक्षस से वादा किया है कि आप उसे हर रोज 10 लड़कियों को मारकर उनका खून पिलाएंगे। आप इस कदर क्रूर पत्थर दिल और बेरहम कब से हो गए हैं अब्बाजान? ये कहते कहते शेर दिल की आवाज भर आ गई। प्रधानमंत्री ने सख्त लहजे में कहा, मैं कुछ नहीं जानता राजकुमार शेर दिल। मैं शैतान राक्षस से वादा कर चुका हूं। अब अगर मैंने उसका वादा तोड़ा तो वो मुझे एक पल में मार देगा। शेर दिल ने कहा, अब्बा जान, उस राक्षस को मैं मार डालूंगा। अब्बा हुजूर, आप बस उसकी दी हुई अंगूठी और फलों की थाली फेंक दें और राजाओं को मारकर खुद राजा बनने का विचार दिल से निकाल दे। प्रधानमंत्री अपने बेटे की तरफ क्रोध भरी निगाहों से देखने लगा। फिर वो कुछ सोचकर इस अंदाज में शेर दिल की तरफ बढ़ने लगा जैसे उसे कुछ कहना चाहता हो। शेर दिल के करीब आकर उसने हरे राक्षस की दी हुई लाल नगीने वाली अंगूठी यकायक उसकी तरफ दिखा दी और फिर कहने लगा, जादुई अंगूठी, मेरे बेटे को बेहोश कर दो और इसे गायब करके मेरे घर में पहुंचा दो। ये बेकार में मेरे इरादों में रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है। उसने ये कहा ही था कि दूसरे ही पल शेर दिल को एक जोर का चक्कर आया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और दूसरे ही पल वहां से गायब हो गया। ये देखकर प्रधानमंत्री जुलास बेहद खुश हुआ और उसने कहा, तुम तो वास्तव में बड़े काम की अंगूठी हो। तुमसे तो मैं बड़े बड़े काम ले सकता हूं। जिस तरह तुमने मेरे बेटे को बेहोश करके घर में पहुंचाया है, क्या इसी तरह मुझे भी गायब करके मेरे घर पहुंचा सकते हो? उसने लाल नगीने वाली अंगूठी से कहा। उसी वक्त उसे एक जोरदार झटका लगा। उसने चौंक कर देखा और फिर हैरान रह गया। उस झटके ने उसे एक पल में नदी के किनारे से वास्तव में उसके अपने घर में पहुंचा दिया था। ये देखकर प्रधानमंत्री खुशी से नाच उठा। जादू की अंगूठी की शक्ल में एक बहुत बड़ी ताकत उसके हाथ आ गई थी जिससे वो कुछ भी कर सकता था। प्रधानमंत्री जुलास जादू की अंगूठी पाकर जैसे पागल ही हो गया था। वो शैतान की दी हुई हिदायत भी भूल गया था और उसने अंगूठी प्राप्त करने के दूसरे ही दिन सातों राजाओं से मिलकर उनके सामने लाल नगीने वाली अंगूठी दिखा दी थी जिससे राजाओं के दिमाग पलट गए थे और वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे और उन्होंने एक दूसरे के किए हुए फैसलों की भी विरोध करना शुरू कर दी थी। इसके अलावा उन्होंने 3 ही दिनों में अपनी ही प्रजा को बेहद सताना शुरू कर दिया था और उन पर बेवजह टैक्स लागू कर दिए थे।
पहले उन राजाओं के दरबार में कोई फरियादी आता तो उसकी ना सिर्फ इज्जत की जाती, बल्कि राजा उसकी फरियाद सुनकर उनकी दिल से मदद करते थे। मगर अब उन्होंने सबसे पहले तो फरियादें सुनना बंद कर दी थी, बल्कि भूले भटके से कोई फरियादी उनके पास आ जाता तो उसकी सख्त बेइज्जती की जाती और सिपाहियों से कहकर उन्हें मार मार कर वहां से भगा दिया जाता। राजाओं के बदले हुए व्यवहार सबके लिए ही हैरानी का विषय थे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि इन राजाओं को आखिर हो क्या गया है और वह दयालुता छोड़कर इस कदर सख्त दिल और क्रूर क्यों हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने महल में शैताल राक्षस के आने से पहले ही लोगों को उन राजाओं के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था और फिर उसने निहायत चालाकी से काम लेते हुए सेनापति और बहुत से सिपाहियों को अपने साथ मिलाकर उन राजाओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 7 रानियों और राजकुमारों के साथ जेल में डाल दिया और खुद सिंहासन संभाल कर बैठ गया। प्रधानमंत्री के अचानक सिंहासन संभालने पर प्रजा में गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए तो प्रधानमंत्री ने उन पर सेना से हमला कर दिया और जो कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता उसके आदेश से उसे मार दिया जाता, जिससे प्रजा वास्तव में डर गई और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाने से तौबा करने में ही अपनी भलाई समझी। प्रधानमंत्री ने राजा बनते ही हर तरफ अपने आदमी तैनात कर दिए। जनता में हर तरफ बुराई और डर की लहर दौड़ती चली गई। जो लोग 7 राजाओं के राज में खुशहाली और चैन की जिंदगी बिता रहे थे, प्रधानमंत्री जुलास ने उन सबको तंग करना शुरू कर दिया और उन पर तरह के अत्याचार ढाना शुरू कर दिए। उसका बेटा शेर दिल भी अभी तक जादुई अंगूठी के प्रभाव में बेहोश था। जुलास उसे प्रधानमंत्री महल से शाही महल में ले आया था और उसे महल के एक कमरे में बंद कर दिया गया था। इसके अलावा जुलास ने राजकुमारी सुरैया को भी एक कमरे तक सीमित कर दिया था। एक रोज जुलास अपने कमरे में बैठा था कि उस वक्त उसके सामने रोशनी चमकी और अचानक वहां शैताल राक्षस प्रकट हुआ, जो बड़े गुस्से में था। शैताल राक्षस को अचानक अपने सामने देखकर जुलास बुरी तरह से उछल पड़ा। उसने कहा, ओ शैताल राक्षस, तुम बड़े अच्छे मौके पर आए हो। तुम शैताल राक्षस, देखो देखो, मैं इस देश का राजा बन गया हूं। मैंने तुम्हारी जादुई अंगूठी की मदद से 7 राजाओं के दिमाग बदल डाले थे। फिर मैंने सेनापति को इस अंगूठी की मदद से अपने साथ मिला लिया और इसके साथ सैकड़ों सिपाहियों को अपना गुलाम बना लिया और फिर मैंने उनकी मदद से 7 राजाओं, उनकी रानियों और राजकुमारों को पकड़कर जेल में डाल दिया और फिर मैंने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही संभव हुआ है शैताल राक्षस, वरना मैं तो शायद सोचते सोचते कर ही मर जाता कि मैं कभी इस देश का राजा बन सकता हूं। उसे देखकर जुलास ने खुश होते हुए कहा। शैताल राक्षस ने कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया जुलास। वो काम जो मैंने करना था तुमने खुद कर दिया। अब आखिरी काम भी तुम ही पूरा कर लो। इन 7 राजाओं, इनकी रानियों और इनके बेटों का अंत कर दो ताकि इस देश पर तुम्हारा राज कायम हो जाए। शैताल राक्षस ने कहा तो जुलास और ज्यादा खुश हो गया। उसने कहा, ओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शैताल राक्षस, तुम वाकई बहुत अच्छे राक्षस हो। मैं भी जाकर इन राजाओं का अंत करता हूं और हाँ, क्यों ना मैं 7 राजाओं, इनकी रानियों और इनके बेटों का तुम्हें खून पिलाऊं। खून पिलाने का तो मैंने तुमसे वादा भी तो कर रखा है। जुलास ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। मगर ठहरो, राजकुमारी सुरैया कहाँ है? मैं पहले उससे मिलना चाहता हूं। तुमने उसे मेरे जादुई फल खिलाए हैं या नहीं? राक्षस ने पूछा। जुलास ने कहा, मैंने राजकुमारी सुरैया को एक कमरे में बंद कर दिया है और फल उसके कमरे में रखवा दिए थे। 2-3 रोज से वो वही है। मैंने उसे और कुछ खाने के लिए नहीं दिया। अब तक वो यकीनन तुम्हारे जादुई फल खा चुकी होगी। जुलास ने जवाब दिया। शैताल राक्षस ने कहा, आओ आओ मुझे दिखाओ। और जुलास उसे लेकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। उधर
राजकुमारी सुरैया निहायत उदास और परेशान अंदाज में इधर उधर टहल रही थी। उसे पिछले 3 रोज से प्रधानमंत्री ने उस कमरे में कैद कर रखा था। राजकुमारी को राजा और अपने परिवार की कैद की खबर थी और उसे यह भी मालूम था कि उस वक्त देश की सत्ता प्रधानमंत्री जुलास के कब्जे में है। वो 3 रोज से लगातार रोती रही थी और उसने कुछ नहीं खाया पिया था। हालांकि सामने एक मेज पर फलों से भरी हुई थाली भी पड़ी थी, मगर अभी तक राजकुमारी ने उन फलों की तरफ आंख उठाकर भी देखना पसंद ना किया था। मगर 3 रोज की भूख प्यास की वजह से उसका बुरा हाल हो गया था और वो बार बार थाली और फलों की तरफ देख रही थी। फिर उससे रहा ना गया। उसने आगे बढ़कर जल्दी से थाली में से लाल रंग का एक रस भरा फल उठाकर हाथ में ले लिया और खाने ही लगी थी कि उसे विचार आ गया कि पता नहीं उसके भाइयों, राजाओं और रानियों को भी जेल में कुछ मिला होगा या नहीं। ये विचार आते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो लाल फल को खाए बगैर उसे दोनों हाथों में लिए उदासी से इधर उधर टहलने लगी। उसी पल खिड़की में शैताल राक्षस प्रकट हुआ और वो आंखें फाड़ फाड़ कर राजकुमारी सुरैया को देखने लगा। ठीक उसी पल दरवाजे पर पड़े हुए बड़े से लाल पर्दे को हटाकर प्रधानमंत्री जुलास भी झांक कर कमरे में मौजूद राजकुमारी सुरैया को देखने लगा। राजकुमारी सुरैया आंखें बंद किए किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। उसका मुंह भी दूसरी तरफ था, इसलिए राक्षस और जुलास को भी उसने नहीं देखा था। अचानक शैताल राक्षस को न जाने क्या विचार आया। उसने खिड़की से अपना हाथ निकाला और दूसरे ही पल उसका हाथ फैलता हुआ राजकुमारी सुरैया की तरफ बढ़ता चला गया। मगर फिर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर उसने सर घुमाकर जुलास की तरफ देखा और उसे वापस चलने का इशारा किया। जुलास ने पर्दा छोड़ दिया और शैताल राक्षस भी खिड़की में से गायब हो गया। राजकुमारी सुरैया निरंतर उदासी के आलम में खड़ी गहरी सोच में खोई हुई थी। फिर उसने हाथ में पकड़े हुए फल को गुस्से से एक तरफ फेंक दिया और एक जगह बैठकर अपने माँ बाप और भाइयों को याद करके रोने लगी। उसी वक्त लाल पर्दा हटा और मंत्री पुत्र शेरदिल हाथ में तलवार लिए निहायत सावधानी के अंदाज में अंदर आ गया। उसने चारों तरफ कमरे में देखा। फिर रोती हुई राजकुमारी को देखकर वो तेज तेज चलता हुआ उसके करीब आ गया। कदमों की आवाज सुनकर राजकुमारी सुरैया ने चौंक कर सर उठाकर उसकी तरफ देखा और मंत्री पुत्र शेरदिल पर नजर पड़ते ही उसकी आंखों में बेपनाह नफरत फैल गई। तुम यहां क्या लेने आए हो शेरदिल? तुम्हारे बाप ने मेरे माँ बाप भाइयों को पकड़कर जेल में डाल दिया है और खुद इस देश का राजा बन बैठा है। अब क्या अपने बाप के आदेश से मुझे मारने के लिए आए हो? तुम तो सारी उम्र हमारे साथ खेलते आए हो। तुम बहुत अच्छे थे, फिर तुम लोगों को ये अचानक क्या हो गया है? क्यों किया है तुमने ये सब कुछ? राजकुमारी सुरैया ने उसको देखते हुए रोते हुए और चीख कर कहा। शेरदिल ने कहा, आप गलत समझ रही है राजकुमारी साहिबा। मेरे बाप ने वास्तव में इस देश के साथ गद्दारी की है और एक राक्षस के साथ मिलकर इस देश का सुकून तबाह कर दिया है। मगर भगवान जानता है कि मैं अपने बाप की साजिश में शामिल नहीं हूं। उन्होंने तो मुझे भी बेहोश करके एक कमरे में बंद कर दिया था। मैं होश में आया और फिर खुद को बंद कमरे में देखकर मैं समझ गया। मैं बड़ी मुश्किलों से उस कमरे का दरवाजा तोड़कर यहां तक पहुंचा हूं। मैं सबसे पहले आपके कमरे में आपकी खैरियत ही मालूम करने के लिए आया हूं। और ये फल ओ राजकुमारी साहिबा, इन फलों को आप कभी मत खाएं। ये जादू के फल हैं। मंत्री पुत्र शेरदिल तेज तेज लहजे में कहता चला गया और फिर उसने जल्दी जल्दी से राजकुमारी सुरैया को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर राजकुमारी सुरैया की आंखें हैरत से फैलती चली गई। ओ, फिर तो तुम्हारे बाप ने मेरे सारे परिवार को मार दिया होगा। ओ, ये क्या हो गया? ये सब क्या हो गया शेरदिल? तुम्हारा बाप इस कदर पत्थर दिल और बेरहम हो सकता है? उफ, मैं तो हमेशा उन्हें अपना बुजुर्ग समझती थी। सिंहासन प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये क्या कर दिया है?
राजकुमारी सुरैया ने कहा और फिर रोने लगी। शेर दिल ने कहा, मैं इस बात पर परेशान हूं राजकुमारी साहिबा। बहरहाल आप अभी यही रहें, मैं शैताल राक्षस और अपने बाप के पास जा रहा हूं। मेरा बाप एक गद्दार इंसान है और गद्दार इंसान देश और समाज का सबसे बड़ा अपराधी होता है और उस अपराधी की सजा सिर्फ मौत ही होती है। प्रधानमंत्री एक गद्दार है और गद्दार इंसान कभी मेरा बाप नहीं हो सकता, इसीलिए मैं उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंत्री पुत्र शेर दिल ने अत्यंत गुस्से भरे लहजे में कहा और फिर वो राजकुमारी को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर आ गया और विभिन्न कमरों में देखने लगा। राजा के कमरे में प्रवेश करते ही उसे अपना बाप और उसके करीब शैताल राक्षस खड़ा दिखाई दिया। वो जैसे ही अंदर प्रवेश हुआ, शैताल राक्षस और जुलास बुरी तरह से चौंक पड़े। जुलास ने उसे देखकर घबराकर कहा, राजकुमार शेर दिल, तुम कमरे से बाहर कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें जादू अंगूठी से बेहोश करके कमरे में बंद कर रखा था। शैताल राक्षस ने पहले जुलास से पूछा, कौन है ये? सावधान, आगे मत आना वरना जलाकर राख कर दूंगा। फिर शेर दिल को आगे बढ़ता देखकर उसने गरज कर कहा, नहीं नहीं शैताल राक्षस, ये मेरा बेटा है, इसे कुछ मत कहना। बेटा, ये तलवार फेंक दो। देखो, अब मैं इस देश का राजा बन गया हूं और मैं तुम्हें प्यार से राजकुमार कहता था ना, अब तुम सचमुच के राजकुमार बन गए हो। जुलास ने जल्दी जल्दी से कहा। शेर दिल ने कहा, मैं जानता हूं अब्बा जान, इसीलिए मैं ये तलवार लेकर आया हूं ताकि इसे आपके कदमों में डालकर मैं भी आपको राजा मानकर आपकी प्रजा में शामिल हो जाऊं। मंत्री पुत्र शेर दिल ने कहा और यह सुनकर जुलास के लहजे में सुकून आ गया। वो अपने बेटे के लहजे में छुपे हुए व्यंग्य को ना समझ पाया था। मंत्री पुत्र शेर दिल तलवार लिए हुए आगे बढ़ा और उसने तलवार वाला हाथ इस अंदाज में आगे बढ़ाया जैसे वो वास्तव में तलवार उसके कदमों में डाल रहा हो। मगर फिर अचानक वो अपनी जगह पर बिजली की तेजी से घूम गया। दूसरे ही पल उसकी तलवार हरे राक्षस की गर्दन पर पड़ी और शैताल राक्षस की गर्दन एक झटके से कटकर दूर जा गिरी। ये सब कुछ अचानक और इस कदर तेजी से हुआ था कि प्रधानमंत्री जुलास और शैताल राक्षस को सोचने समझने का मौका ही ना मिला था और हरा शैताल राक्षस धोखे में उसके हाथों मारा गया। उसका सर कटाधर एक धमाके से नीचे जा पड़ा था और बुरी तरह से तड़प रहा था और कमरे का फर्श उसके खून से लाल होता जा रहा था। ये तुमने क्या किया बेटा? शेर दिल को हरे शैताल राक्षस की गर्दन उड़ाते देखकर जुलास बुरी तरह से उछल पड़ा और फटी फटी आंखों से शेर दिल और कभी जमीन पर तड़पते सर कटे राक्षस की तरफ देखने लगा। उसी पल शेर दिल उछलकर उसके करीब आया और उसने जुलास के पीछे जाकर जल्दी से खून से सनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। गद्दार जुलास, अपने हाथ से जादू अंगूठी उतारकर मुझे दे दे वरना मैं तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा। मंत्री पुत्र शेर दिल खौफनाक अंदाज में गुर्राया और जुलास ने जल्दी से शैताल राक्षस की दी हुई अंगूठी उतारकर उसके हवाले कर दी। अंगूठी प्राप्त करते ही उसने अपने गद्दार बाप को भी न बख्शा और उसकी गर्दन काटकर उसे वहीं फेंक दिया और शैताल राक्षस की अंगूठी जमीन पर रखकर उसे तलवार के दस्ते से मार मार कर चूर चूर कर दिया और फिर उसने बाहर जाकर खुद ही अपने बाप की मौत का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री की मौत और एक हरे राक्षस के मरने की खबर पल भर में पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। मंत्री पुत्र शेर दिल ने सातों राजाओं, रानियों और राजकुमारों को कैद से आजाद कर दिया और खुद को उनके हवाले कर दिया कि वो एक गद्दार बाप का बेटा था। अगर राजा इस अपराध में चाहे तो उसे भी मृत्युदंड दे सकते हैं, मगर राजा उसकी वजह से तो आजाद हुए थे। और राजकुमारी सुरैया ने जब उनको सारी कहानी सुनाई तो उन्होंने बारी बारी शेर दिल को अपने गले लगाना शुरू कर दिया और उसका बेहद शुक्रिया अदा किया। एक लंबे समय तक 7 राजा शासन करते रहे और देश में एक बार फिर खुशहाली आ गई। फिर सातों राजाओं ने सिंहासन अपने बेटों के हवाले कर दिया
और मंत्री पुत्र शेर दिल की शादी राजकुमारी सुरैया से करके उसे अपना 7वां राजा चुन लिया। यूं देश जारस्तान पर एक और 7 राजाओं का शासन कायम हो गया, जिसकी वजह से देश जारस्तान दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। बूढ़ी औरत को हमेशा के लिए उसी महल में रख लिया गया था, क्योंकि उसकी बेटी का कुछ पता न चल सका था। शायद शैताल राक्षस उसे मारकर उसका खून पी चुका था।